नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 31 अक्टूबर 2022 को 147वीं जन्मतिथि। आपको बता दें, वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आज समूचे देश में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत के बनबसा में रन फॉर यूनिटी रैली का आयोजन किया गया, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी जो 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर होने वाली इस दौड़ में यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दीपचंद पाठक जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई शशांक रावत जी, हमारी दीदी हेमा जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन रेणु अग्रवाल जी, महामंत्री दीपक जी और हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों को लगातार संचालन और उनको समन्वय करने का जो काम करते हैं श्री काव्य जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे स्कूलों से आए हुए सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां हम आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के अंदर एकीकरण का नारा दिया था और 562 से भी ज्यादा रियासतें जो अलग अलग तरीके से छिन्न भिन्न रह रही थी, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए उनको आजाद भारत के इतिहास में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई और हम सब उनको लगातार याद करते हैं। जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ऐसे जाबाज, ऐसे लौह पुरुष पैदा हुए। वहीं देश के अंदर शंकराचार्य जी ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज हमारे देश के अंदर तीसरे कर्मयोगी के रूप में जहां शंकराचार्य जी ने देश को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतें अलग अलग फैली हुई थी उनको एक करने का काम किया, एकीकरण का काम किया। वहीं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो उनकी कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, वह भी एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। आज भारत पहले का जैसा भारत नहीं है। आज का भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, अपने हितों की बात। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां अभी अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने अनेकों कामों को, जो हमारी उपलब्धियां हैं, देश की आजादी के बाद देश ने जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, जो नए नए आविष्कार किए हैं, उन सभी को हमने नजदीक से अपनी उपलब्धियों पर हमने कहीं न कहीं जश्न मनाने का काम किया है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। वही आजादी के जो दीवाने थे, मतवाले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगानी दी, अपनी जवानी दी, उन सबको भी स्मरण करने का भी दिवस था आजादी का अमृत।
उत्तराखंड में तो धामी अपनी धमक से लोकप्रिय ही है। हिमाचल के लोगों ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों से चुनावी माहौल गर्मा गया और धामी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रण में प्रचार करने गए थे। यहाँ सीएम धामी ने हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सीएम धामी के स्वागत में धामी जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। धामी जी का जय श्री राम, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। धामी जी का जय श्री राम, धामी जी का जय श्री राम, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। धामी जी का जय श्री राम। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में तो धामी अपनी धमक से लोकप्रिय है और वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के लोगों ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों से चुनावी माहौल जो है काफी गर्मा गया और धामी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रण में प्रचार करने गए थे। यहाँ सीएम धामी ने हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। लेस्डॉन सहित कुछ कैंट एरिया के नाम बदलने को लेकर अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता तब वो इस तरह के प्रपंच रचते हैं और हरीश रावत ने इसे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नाम बदलने का खेल खेला जाता रहा है। अब ये कहानी उत्तराखंड में भी दोहराई जा रही है। उन्होंने कहा कि लेस्डॉन एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, सरकार उसे तो बदल रही है लेकिन अंग्रेजों के उन कानूनों को नहीं बदल रही जिसके कारण वहां के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरीके से देहरादून और मसूरी के कुछ कैंट एरिया हैं जिनके नाम अंग्रेजों ने रखे हैं लेकिन ये विश्व प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने सवाल किया कि मसूरी भी विश्व प्रसिद्ध नाम है, क्या सरकार उसका नाम भी बदलेगी? इस तरह से लेस्डॉन व रानीखेत भी विश्व प्रसिद्ध नाम है। जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता है तब वो पुराने कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नामों को बदलने का एक प्रपंच रचते हैं और उससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपनी विफलता। ये कहानी उत्तराखंड में भी शायद दोहराई जा रही है। लेंसडाउन एक विश्व प्रसिद्ध नाम है, आप उस नाम को तो बदल रहे हैं लेकिन अंग्रेजों का जो कानून जिससे वहाँ की सिविक पॉपुलेशन जो नागरिक आबादी है लेंसडाउन की घुट रही है उसको नहीं बदलेंगे। उसी तरीके से हमारे देहरादून के अंदर कुछ कैंट एरियाज हैं, मसूरी में है। नाम में क्या रखा है और फिर कुछ नाम अंग्रेजों ने रखे लेकिन वो विश्व प्रसिद्ध नाम है। मसूरी विश्व प्रसिद्ध नाम है, आप उनको बदलेंगे? लेंसडाउन विश्व प्रसिद्ध नाम है, रानीखेत विश्व प्रसिद्ध नाम है। तो ये नैनीताल जिसको छोटा लंदन कहा जाता था तो क्या आप उसका नाम बदलेंगे क्योंकि उसके साथ अंग्रेजों की पहचान लगी हुई है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलने का जुमला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस जुमले में फंसने के बजाय राज्य के लोगों के भाग्य बदलने के काम में लगना चाहिए और कुछ जमीन पर दिखाना चाहिए जिससे लोग कह सकें हाँ हमारी सरकार है। जनपद पौड़ी जिले शहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर खेल विभाग और नेहरू युवा कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में इंडोर स्टेडियम से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी ग्रीश कुमार ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता का संदेश दिया गया।
करने का एक अवसर होता है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो ये हमारे जितने भी राष्ट्रीय हीरो हैं, अगर आप जानते होंगे इस समय वल्लभ भाई पटेल को जो है जिस तरह से आपने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली, आप कोई भी बच्चा जो है उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में इसका आयोजन किया गया। सभी नेताओं ने पुष्प चढ़ाकर दोनों ही महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि दोनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं और देश के विकास के लिए अपना योगदान पूरे जीवन काल में देते रहे हैं। आने वाले भविष्य में लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है और इसीलिए इस गोष्ठी का आयोजन कांग्रेस हर साल करती है। गोष्ठी का आयोजन है और इस आयोजन का मकसद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपलब्धियां रही हैं उनका, क्योंकि आज जन्म दिवस है, जयंती है, और इंदिरा जी का शहादत दिवस है। दोनों ही महान विभूतियां कांग्रेस से हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं और उनका बलिदान इंदिरा जी का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। इसीलिए गोष्ठी का आयोजन हमने किया है और जो विचार आने चाहिए वो आने थे, क्योंकि एक पार्टी विशेष अब पटेल साहब को अपने से जोड़ के देखने की कोशिश कर रही, उन पटेल को जिन्होंने उनके आरएसएस पे बैन लगाने का काम किया था। और चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखी गई चिट्ठी हो, चाहे वह गोयलकर को लिखी गई चिट्ठी हो आदरणीय सरदार पटेल के द्वारा, वो आज लोगों की जानकारी में नहीं है। उन सारे विषयों को हम यहाँ गोष्ठी में बोलना चाहते हैं। इंदिरा जी के द्वारा चाहे वो बांग्लादेश का गठन हो, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो अनेकों विकास के कार्य हों, उन सभी के विषय में हम अपने कार्यकर्ताओं के संग चर्चा विमर्श कर रहे हैं। और आज हम गुजरात में जो पुल गिरने से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर भी यहाँ मौन और शोक सभा करेंगे, क्योंकि यही मोदी थे जो एक पुल टूटने में 70 लोगों के मरने में कह रहे थे कि ये ईश्वर का इशारा है कि हमको क्या करना चाहिए, और कांग्रेस ने खत्म कर। राज्य सरकार ने 12 से 15 नवंबर के बीच होने वाली यूकेपीसीएस की मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, और अब ये परीक्षा जनवरी माह में होगी, लेकिन अभी इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यूकेपीसीएस की मेन परीक्षा स्थगित होने पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार का आभार जताया है। और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि यूकेपीसीएस की मेन परीक्षा के लिए छात्रों को काफी समय मिल जाएगा और ऐसे में उनकी तैयारी भी अच्छी होगी। सुमित हृदयेश ने कहा कि इसके लिए उनके द्वारा राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से भी बात हुई थी और ऐसे में सभी ने प्रयास किया और यूकेपीसीएस की मेन परीक्षा जनवरी तक के लिए टल गई है, जो कि छात्रों की बड़ी जीत है। कई छात्रों की और नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी जीत, विशेषतः उत्तराखंड के भविष्य की जीत है। और जो सबसे हमारे होनहार बच्चे हैं जो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें समय सीमा की जो अवधि मिली है, इससे आप समझ लीजिए उत्तराखंड का जो भविष्य है अंधकार में नहीं धकेला गया है। कहीं ना कहीं हमें एक हौसला और एक आशा मिली है। तो इसलिए राज्य सरकार का जहाँ पे देखिए, जहाँ पे धन्यवाद देना है, हम सबसे आगे रहेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार का। विशेषतम मैंने इन छात्रों को भेजा था माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी पे, मैंने भेजा था हमारी मैडम स्पीकर आदरणीय ऋतु खंडूरी जी पे, सुबोध उनियाल जी पे। उन लोगों ने इसमें हस्तक्षेप करा विशेष, तो इसलिए विशेष आभार के वो पात्र हैं। और मैं सब छात्रों को भी बहुत बधाई देता हूँ कि संयुक्त तरीके से हल्द्वानी से लेके देहरादून से लेके अपने अपने ज़िलों से लेके उन्होंने स्थानीय विधायकों को, मंत्रियों को इसमें इन्वॉल्व करा और तभी ये सफल हो पाया। तो मेरी खुशी ये भी है, हमें तो लग रहा था कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, लेकिन ये योग निद्रा था। तो अच्छी बात है, योग निद्रा में कुछ ही समय के लिए सोते हैं फिर उठ जाते हैं, इसलिए अच्छी बात है। सरकार पूरी सोई नहीं है। कब होगा एग्जाम? अब जनवरी में पोस्टपोन हुआ है जैसा पता लगा है, तो इसलिए मैं सारे जितने लोग अब इसमें परिश्रम में लगे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके और उनके परिवारों के साथ। थैंक यू।
लॉकडाउन का नाम बदलने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता तो पुराने कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नामों को बदलने का एक प्रपंच रचती है। हरीश रावत ने कहा कि शहरों का नाम बदलने की जगह बीजेपी को विकास पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं भाजपा का कहना है कि गुलामी के अंश जो हमारे देश में अभी भी हैं उसे हटाकर अगर कोई नया नाम लिया जाता है तो ये सरकार का एक सराहनीय कदम होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर पहुंचे भाजपा के तेज तर्रार रानीखेत से विधायक हमेशा से ही अपने बयानों से सियासी हलचल पैदा करने वाले डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से लॉकडाउन का नाम बदलने के बयान पर अपने बयानों से हलचल पैदा कर दी है। नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केवल बयानबाजी के लिए, अपनी नेतागिरी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। नाम पे बहुत कुछ रखा है जो हमारी प्राचीन संस्कृति से हमारी। महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है। आपको बता दें कि छठ पर्व 4 दिन चलता है और पहले दिन नहाय खाए यानी पवित्र स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन की परंपरा है, तो दूसरे दिन खरना पूजा होती है, ये भी शुद्धता का प्रतीक है। इसके बाद व्रत करने वाले लोग, महिलाएं और पुरुष 36 घंटे निर्जला यानी एक बूंद पानी पिए बगैर उपवास रखते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत संपन्न करने की परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में भी टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित तमसा नदी के घाटों में आज उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए तमाम लोगों जो है नदी के तट पर जमा हुए और बिहारी महासभा द्वारा घाटों पर छठ प्रोग्राम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि चौथे दिन सोमवार की सुबह यानी आज श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और इसी के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो गया। छठ का तो बहुत महत्व, इतनी महिमा है कि अपने आप आस्था जागृत होती है और लोग जो नहीं करते हैं अचानक से शुरू कर देते हैं। इतनी महिमा उनकी, ये दिल में बहुत उमंग होता है और अन्न धन सबसे परिपूर्ण होता है, सभी चीज़ की पूर्ति करती है छठ माता। इनका मांग से कोख तक पूर्ण करती है, हर इंसान की, हर औरत की सुहाग को पूर्ण करती है, धन धान हर चीज़ से पूर्ण करती है। इनकी महिमा में कुछ शब्दों में तो बयान नहीं करते, लेकिन जितना मैं जानती हूँ मैं बता रही हूँ और इनकी महिमा बहुत बहुत है। भर के लंबे इंतजार के बाद और 3 दिन की कठिन तपस्या के बाद आज ये महापर्व समाप्त होगा। भगवान सूर्य हम सभी को बहुत आशीर्वाद दें, जिससे सभी के यहाँ समृद्धि हो, सुख शांति हो, पूरे विश्व में सब लोग आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। आप लोगों ने निर्जला व्रत रखा हुआ है, क्या कुछ आस्था आपकी छठ के प्रति? ये बचपन से देखते आए हुए त्यौहार है हम लोग का और बहुत गर्व से इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। आस्था तो ये है कि कहते हैं कि छठ मैया के सामने आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मतलब इतना विश्वास है कि मैं देख चुकी हूँ इस चीज़ को, वो पूरी होती है। और ये हम निर्जला रहते हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ हमने पानी नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये आस्था है मेरी कि इन पर इतना विश्वास है कि जिस हिसाब से हम लोग लगता है कि कैसे करेंगे वो सारा छठ मैया पार लगा। उत्तराखंड के लालकुआ के मोटा हल्दू क्षेत्र में भ्रमण पर पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सड़कों की बदहाली और दुर्दशा पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि लालकुआ से लेकर हल्द्वानी तक नेशनल हाईवे लंबे समय से जर्जर अवस्था में है और यहाँ आवागमन करने में कई बार लोग चोटिल भी हो जाते हैं और बावजूद इसके अभी तक सड़क का दुरुस्तीकरण नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा आम जनमानस और राहगीरियों को भुगतना पड़ रहा है। काम कर रहे हैं, होना कहीं पर कुछ नहीं है। स्थिति सब जगह रोडों की देख लिया आपने, सब गड्ढे हैं, लेकिन इनके कैसे वो गड्ढे भी नहीं भरा जा रहे हैं। लेकिन हवाई बात हो रही है, यहाँ पर कहीं पे मुख्यमंत्री का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जिससे जनता उसको देखे कि क्या मतलब कर रहे हैं। सरकार केवल अपने जुमलेबाजी में ही मस्त है और अपने जो नाम बदलने की बात आ रही, कहीं पर कुछ वाली बात आ रही है तो उसमें ही मगम है। और ये जो जनता की हित की जहाँ बात आ रही है तो वहाँ पर कहीं पर भी खरी नहीं उतरी है सरकार। गड्ढों में चोटिल भी हो जा रहे हैं लोग, कई गड्ढे में चोटिल, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी कई लोगों के घरों का चिराग
ध्वस्त हो चुके हैं। और जो कह रही है सरकार, कहीं पर भी, जैसे अभी बीच में बता रहे थे कि 7 दिन तक के अंदर हो जाएगा, आज कितने दिन हो गए हैं देख लीजिए। लालकुआ से जो ऊपर को हमारी जो रोड है, हाईवे रोड है, उसकी स्थिति खराब हुई बहुत ज़्यादा। तकनीकी खराबी के चलते सिविल डिफेंस के अधिकारी देहरादून से हल्द्वानी लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और आपको बता दें कि निजी कंपनी पवन हंस का हेलीकॉप्टर ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस के निर्देशक अरुण कुमार सिंह को लेकर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। इस दौरान अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में पहुंचते ही हेलीकॉप्टर रेड सिग्नल प्रदर्शित दिखाने लगा और रेड सिग्नल के कारण पायलट राजकुमार यादव और सह पायलट रत्नेश सिंह द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए कालागढ़ से सटे गांव भिक्कावाला कल्लूवाला रोड स्थित मीरापुर चौराहे के समीप नागेंद्र सिंह के खाली खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। आपका नाम? सर, आप लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और कौन लोग आपके साथ थे? मैं कैप्टन राजकुमार यादव हूँ, मेरे साथ कैप्टन रत्नेश जी और अनिल कुमार जी तक के पैसेंजर है, वो है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम कैप्टन रत्नेश सिंह है। हमारे साथ कैप्टन अजय यादव हैं। हम लोग पवन हंस हैं। ये पवन हंस का हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की नागरिकों की सेवा में चलता है, जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। और हमारे हेलीकॉप्टर में एक वार्निंग लाइट आई, जो एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के एक्शन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ ओपन ग्राउंड को सेलेक्ट किया और सेफली जहाज़ को उतारा। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इंसिडेंटली DGCA के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि जहाज़ एकदम सुरक्षित उतरा है। जहाज़ और सारे इसके ऑक्यूपेंट्स एकदम सेफ एंड साउंड हैं। और तुरंत ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था तुरंत उपलब्ध हो गई। और हमारे यहाँ के नागरिक जो हैं, जो इस खेत के मालिक हैं, उन्होंने तुरंत सूचना दी और पुलिस तुरंत मुस्तैदी से आ गई और सारी क्राउड को कंट्रोल किया उन्होंने बहुत अच्छे से। और इस समय हमने अपनी कंपनी को सूचना दे दी है और रेक्टिफिकेशन पार्टी आ रही है। जहाज़ का पूरी अच्छी तरीके से जांच होगी और स्टैंडर्ड एक्शन लिया जाएगा। आप हमारे पैसेंजर से भी पूछ सकते हैं। ये प्राइवेट है? ये गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पवन हंस कंपनी का है। तो आपको बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते सिविल डिफेंस के अधिकारी देहरादून से हल्द्वानी लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग जो है करानी पड़ी। आपको बता दें कि निजी कंपनी पवन हंस का हेलीकॉप्टर ब्यूरो ऑफ सिविल डिफेंस के निर्देशक अरुण कुमार सिंह को लेकर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। पराली जलाने से बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर जनपद में लगातार राजस्व विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रहे हैं और सितारगंज साधु नगर गांव में अपने खेतों में पराली जला रहे किसानों को SDM द्वारा 2 किसानों को नोटिस दिया गया। दरअसल प्रशासन द्वारा पराली न जलाए जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसानों द्वारा अपने खेतों में पराली जलाए जाने का मामला सामने आने पर जिस पर राजस्व विभाग की टीम ने सख्त रुख अपनाया और कार्रवाई की गई। हमने कल भी देखा जो मौसम में एक धुंध जो है स्मोक छा गया था और उसके बाद से ही मतलब आपको पता ही है, पहले ही मीडिया के थ्रू भी हमने सभी को बता दिया था कि इस तरह जो प्रतिबंध लगा है पराली जलाने पे। फिर उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हम फील्ड में हैं और यहाँ पे बगोरा में भी ये जलती हुई पाई गई इनके और अन्य क्षेत्रों में। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।